मेरी शादी के बाद मैं अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर में आकर बस गई थी। पहले तो मेरा यहाँ बिल्कुल भी दिल नहीं लगता था। मुझे हर वक्त मेरे माँ बाप याद आते थे। इस शहर में मेरा अपना कोई नहीं था। मेरे पति रौनक मुझसे बहुत प्यार करते थे। वो मेरी हर खुशी का ख्याल रखते थे। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि मुझे मेरे घर वाले और दोस्त रिश्तेदार याद ना आए। लेकिन रौनक के काम पर जाने के बाद मैं घर में अकेली रहती थी। जल्दी से घर का काम खत्म करके मैं सारा दिन तन्हा बैठी रहती थी। मुझे तन्हाई में हर वक्त घर वाले याद आते थे। मेरी एक बहुत अच्छी सहेली सोनम थी। उसकी शादी मुझसे पहले हो चुकी थी, लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ मालूम नहीं था कि उसकी शादी किस शहर में हुई है या वो कहाँ रहती है। मैं उससे बिल्कुल अनजान थी। मेरा और सोनम का जो वक्त इकट्ठा गुजरा था वो कभी भुलाया नहीं जा सकता था। मैं जब भी तन्हा होती सोनम को याद किया करती। एक दिन रौनक ने मुझे कहा कि चलो आज हम घूमने फिरने चलते हैं, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं तैयार हो गई और हम दोनों पति पत्नी घूमने के लिए चले गए और शहर देखने लगे। सच में बहुत खूबसूरत शहर है हमारा और रात में बहुत जगमग करता है। जबकि जिस शहर से हम आए थे वो 12 बजे आधी नींद पूरी कर चुका होता है। रात 12 बजे तक सुनसान हो जाता है, लेकिन ये शहर रात को जागता है। मैं और रौनक सारी शाम से सारी रात तक बाहर ही घूमते रहे। यहाँ तक कि हम दोनों ने इकट्ठे बाहर ही एक खूबसूरत से रेस्टोरेंट में खाना खाया। रौनक ने कहा हमें अब घर जाना चाहिए क्योंकि मुझे सुबह ऑफिस जाना है। मैंने कहा आप ठीक कह रहे हैं, मैं भी थक चुकी हूँ। हमने अपनी गाड़ी घर की तरफ मोड़ ली और घर आ गए। हम दोनों बातें करते रहे और सो गए। सुबह हुई तो रौनक मुझे नींद से जगाने लगे। आवाजें देने लगे, सपना उठ जाओ, मुझे देर हो रही है, ऑफिस जाना है, नाश्ता बना दो, तुम्हारी तबीयत ठीक है। जैसे ही मेरे कानों में रौनक की आवाज गई, मैं फौरन से उठ बैठी और जल्दी से किचन की तरफ भागी। नाश्ता तैयार करने लगी। इतनी देर में रौनक आकर मेरे सर पर खड़े हो गए और कहने लगे, रहने दो, अब बहुत देर हो चुकी है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बाय। रौनक चले गए। मैं रौनक की नाराजगी की वजह से परेशान होने लगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, क्योंकि मैं रौनक को और उनके मिजाज को ठीक तरह से नहीं जानती थी। हमारी शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ था। मैंने घर का काम किया और खाना बनाकर मुफ्त हो गई और रौनक के घर आने का इंतजार करने लगी। जैसे ही रौनक आए, मैंने उनसे खाना पूछा। उन्होंने खाना खाया और हम दोनों बातें करने लगे। मैंने कहा, आप चाय पिएंगे? रौनक ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैंने कहा, ठीक है, मैं चाय बना लाती हूँ। चाय पीते हुए मैंने कहा, आप मुझसे नाराज हैं? रौनक ने कहा, नहीं, मैं तुमसे क्यों नाराज होगा। मैंने कहा, क्योंकि सुबह मैं आपको नाश्ता वक्त पर नहीं दे सकी, इसलिए मैंने सोचा आपसे पूछ लूं, क्या आप मुझसे नाराज हैं? रौनक ने कहा, नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। तुम मेरी बीवी हो, मेरा तुम पर और तुम्हारा मुझ पर पूरा हक है। मैंने कहा, मैं आपसे माफी मांगना चाहती थी क्योंकि मैं वक्त पर आपको नाश्ता नहीं दे सकी। दरअसल काफी अरसे के बाद घर से बाहर निकली, इसी वजह से थक गई थी और सुबह उठने का दिल नहीं कर रहा था। शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। रौनक ने कहा, मैंने तुमसे पूछा था कि अगर दिल नहीं कर रहा या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम रहने दो। मैंने कहा, लेकिन मैं फिर भी चाहती हूँ कि आपके सारे काम मैं पूरे करूं। रौनक ने कहा, चलो, वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, सोने चलते हैं। हम दोनों सोने के लिए अपने कमरे में चले गए। रौनक ने कहा, सपना, मुझे बताओ कि अब तुम कहाँ जाना चाहती हो। मैंने कहा, जहाँ आप ले जाएंगे। रौनक कहने लगे, तो ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारी मर्जी भी पूछनी चाहिए। मैंने कहा, बाग और बगीचे तो मैंने देख लिए हैं, अब मैं चाहती हूँ कि जिस जगह से शॉपिंग की जाती है मैं वो जगह देखूं। रौनक ने कहा, ठीक है, अब हम सुबह शॉपिंग मॉल जाएंगे। रौनक हर रोज अपने ऑफिस के दोस्तों से हर नई जगह का पता पूछा करते थे और फिर मुझे अपने साथ ले जाया करते। अगली सुबह रौनक ने मुझे ऑफिस से कॉल की और मुझे तैयार होने के लिए कहा। मैं जल्दी से तैयार हो गई। थोड़ी देर बाद रौनक घर आ गए और हम दोनों एक मॉल में चले गए। मैंने वहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखी। ये मॉल बहुत बड़ा था और बहुत खूबसूरत था। यहाँ पर हर किस्म की जरूरतमंद चीजें मौजूद थीं। रौनक ने मुझे शॉपिंग करवाई
और खाना खाया। फिर हम घर वापस आ गए। ये शॉपिंग मॉल मेरे घर से आधे घंटे की दूरी पर था। मैंने सोचा कि जब रौनक चले जाया करेंगे तो मैं खुद ही यहाँ आ जाया करूंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगा था। मैंने घर आकर रौनक से कहा कि मैं चाहती हूँ कि आपके ऑफिस चले जाने के बाद मैं घर पर अकेली रहती हूँ, तो क्यों ना मैं अपना वक्त गुजारने के लिए शॉपिंग मॉल में चली जाया करूं। रौनक ने कहा, ठीक है, ये एटीएम कार्ड तुम रख लो और अगर कुछ भी अच्छा लगे तो खरीद लेना। मैंने रौनक का शुक्रिया अदा किया और कार्ड अपने पर्स में रख लिया। सुबह हुई, रौनक ऑफिस चले गए। मैं अपना घर का काम खत्म करके चाय पीने के लिए बैठ गई और अपने घर को और अपनी सहेलियों को याद करने लगी। मुझे सोनम बहुत याद आ रही थी, क्योंकि शुरू से ही हम दोनों सहेलियां जब भी अपने फ्यूचर के बारे में बात करती तो ये बात जरूर किया करती थी कि जब हम बड़ी हो जाएंगी हम खुद शॉपिंग मॉल जाया करेंगी, बड़े बड़े मॉल में शॉपिंग किया करेंगी, एटीएम कार्ड यूज किया करेंगे। और ये आज जब रौनक ने मुझे कार्ड दिया तो मुझे सोनम बहुत जोर से याद आई। मैं उसकी नादानी और उसकी शरारतों को याद करके हंसने लगी, क्योंकि वो शुरू से ही बहुत चंचल और शरारती थी। वो एक मिनट में हर किसी से घुल मिल जाया करती थी और बेझिझक होकर बात किया करती, जबकि मैं उसकी इस हरकत पर उसे टोकती रहती थी, लेकिन वो फिर भी बाज नहीं आती थी। सोनम की शरारतों की वजह से हर कोई सोनम की तरफ झुक जाता था। मैंने अपनी चाय खत्म की और काम करने में व्यस्त हो गई। आज मैंने रौनक की पसंद का खाना बनाया था और अलमारी में रखे हुए उनके कपड़ों को प्रेस करके सजा कर रखा था। आज मैं काम में इस कदर व्यस्त हुई कि मुझे वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा। अचानक से मेरे घर की घंटी बजी। मैं हैरान हो गई कि इस वक्त कौन हो सकता है, क्योंकि हमारा तो इस शहर में कोई नहीं था। डरते हुए मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि रौनक खड़े थे। उन्होंने मुझे कहा, तुम्हें दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों हो गई? मैं कब से घंटी बजा रहा था। मैंने कहा, मुझे वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा। मैं तो बहुत डर गई थी और डरते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी और सोच रही थी कि हमारा तो यहाँ कोई नहीं है, तो इस वक्त कौन आ सकता है। रौनक मेरी इस नादानी पर हंसने लगे और कहा, वक्त का ख्याल रखा करो और मेरे आने का वक्त का भी ख्याल रखा करो। ऐसे तो नहीं कि तुम हर वक्त अपने घर वालों और सोनम के ख्यालों में ही खोई रहोगी। मैं मुस्कुराने लगी और कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। उन लोगों को मैंने दोपहर की चाय पर ही याद कर लिया था। रौनक कमरे में कपड़े बदलने के लिए चले गए और मैं किचन में उनके लिए खाना गर्म करने लगी। मैं खाना लाई, हम दोनों ने खाना खाया और हम दोनों बातें करने लगे। रौनक ने मुझसे पूछा कि आज कहीं बाहर गई थी या नहीं। मैंने कहा, मुझे आपके आने का वक्त का अंदाजा ही नहीं हुआ कि मैं बाहर उस वक्त जाती। आज मैं कहीं पर भी नहीं गई, बल्कि शायद मैं अपने कमरे से ही बाहर नहीं निकली। रौनक ने कहा, बहुत अच्छी बात है। इस तरह खुद को काम में बिजी रखा करो, ताकि ना तुम्हें तुम्हारे घर वाले याद आए और ना ही सोनम याद आए। इस तरह तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। मैंने कहा, आप ठीक कह रहे हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मुझे मेरे घर वाले याद ना आए और ना ही सोनम याद आए। रौनक ने कहा, मैं हरगिज नहीं चाहता कि तुम अपने घर वालों को बिल्कुल भी याद ना करो। घर वाले कभी भुलाए नहीं जाते, लेकिन जब तक तुम उन लोगों को भुलाकर घर पर ध्यान नहीं दोगी, तब तक तुम्हारा दिल नहीं लगेगा। मैंने कहा, ठीक है, शायद आप सही कह रहे हैं। मैं कुछ ज्यादा ही उनके बारे में सोचती हूँ। रौनक ने कहा, काश कि इतनी इम्पोर्टेंस तुमने मुझ पर भी दी होती। मैंने कहा, ये आप क्या बात कर रहे हैं? मेरी सारी इम्पोर्टेंस आपके लिए ही है। रौनक कहने लगे, अच्छा, फिर मुझे ये बताओ कि कहीं बाहर जाना है? मैंने कहा, नहीं, खाना खा लिया है और अब मैं बहुत काम कर चुकी हूँ, इसीलिए अब मैं आराम करना चाहती हूँ। रौनक कहने लगे, चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। हम दोनों कमरे में गए तो मैंने रौनक को एटीएम कार्ड वापस दिया कि ये रख लो। रौनक कहने लगे, पागल, ये तुम मुझे वापस क्यों कर रही हो? ये तुम अपने पास रखो, हो सकता है तुम्हें कल इसकी जरूरत पड़ जाए। मैंने कहा, ये आप रख लो, जब जरूरत पड़ेगी मैं तब ले लूंगी। रौनक बोले, ऐसा नहीं होता, इसे तुम अपने पास रखो। मैंने कहा, आपको इसकी जरूरत मुझसे ज्यादा होगी। रौनक कहने लगे, मेरे पास एक और है, ये तुम ही रख लो। ये हमारा सेविंग कार्ड है, इसमें सिर्फ मैं तुम्हारे लिए
और अपने फ्यूचर के लिए ही पैसे हर महीने अलग कर लेता हूँ। इसीलिए इस कार्ड की मुझे ज़रूरत नहीं है। ये सब तुम्हारे लिए है, इसीलिए तुम इसे अपने पास रख लो। हो सकता है मैं किसी वक्त घर पर मौजूद ना हूँ और तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, तो तुम्हें मेरा इंतज़ार ना करना पड़े। मैं रौनक के गले लग गई और उनका शुक्रिया अदा किया। रौनक ने कहा, चलो अब सो जाते हैं, और अगर आज तुम्हारे सारे काम खत्म हो गए हैं तो कल तुम शॉपिंग करने जा सकती हो। मैंने कहा, थैंक यू रौनक। रौनक ने मुझे मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड कर दी और कहा कि जब भी तुम्हें कहीं जाना पड़े और तुम्हें गाड़ी की ज़रूरत पड़े तो तुम यहाँ से अपने लिए गाड़ी मंगवा कर आराम से चली जाना। मैंने कहा, मैं आपके बगैर कहीं नहीं जा सकती। रौनक ने कहा, ये चीज़ें मैं तुम्हें इमरजेंसी के लिए समझा रहा हूँ क्योंकि तुम इस शहर से अनजान हो। मैं तो पहले से ही शहर को जानता हूँ। मैंने कहा, ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। हम दोनों सो गए। मैं सुबह उठकर तैयार हो गई और आईने में खुद को देखती ही जा रही थी और सोच रही थी कि आज मैंने इतनी खूबसूरत साड़ी पहनी है। अब मैं किसे दिखाऊं और किससे पूछूं कि मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने रौनक को वीडियो कॉल की। वो अपने ऑफिस में थे। उन्होंने कहा, क्या हुआ, सब ठीक तो है? तुम ठीक हो? मैंने कहा, जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे सिर्फ ये पूछना था कि मैं कैसी लग रही हूँ। रौनक ने मुझे देखा और हंसने लगा और कहने लगे, पागल हो तुम, इस तरह की कॉल ऑफिस में नहीं की जाती। तुम जानती हो कि मेरे साथ बहुत सारे दूसरे लड़के काम करते हैं और तुम्हारी कॉल आने पर जब उन्हें मोबाइल से बाहर आवाज सुनाई दी कि तुम पूछ रही हो मैं कैसी लग रही हूँ, तो वो सब हंसने लग गए थे। मैं बहुत शर्मिंदा हुई। मैंने कहा, ठीक है, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगी। रौनक ने कहा, अच्छा, अगर इतनी ही प्यारी लग रही हो तो तुम ऐसा करो कि शॉपिंग मॉल चली जाओ, वहाँ तुम्हारा वक्त अच्छा गुजर जाएगा। मैंने कहा, ठीक है, मैं चली जाती हूँ। रौनक ने मुझे कहा, अपने लिए गाड़ी मंगवा लेना क्योंकि मुझे आने में वक्त लग जाएगा। मैंने रौनक के बताए हुए तरीके से गाड़ी मंगवाई और मैं गाड़ी में बैठकर मॉल चली गई। वहां जाकर मैं सामान की शॉपिंग करने लगी। शॉपिंग करते हुए मैं एक मेकअप की दुकान पर चली गई और वहां जाकर मेकअप देखने लगी। तभी उस दुकान पर खड़ी लड़की मेरे करीब आई और उसने मुझे मेरे ही पसंद का परफ्यूम उठाकर दिया और कहा, ये रख लें मैम, ये आपको बहुत पसंद आएगी। मैंने परफ्यूम पकड़ा और रख लिया क्योंकि वो सच में मेरी पसंद का ही था। फिर मैं नेल पेंट देखने लगी। नेल पेंट देखते हुए भी उस लड़की ने मुझे 3-4 नेल पेंट निकाल कर दिए और कहा, ये कलर तो सिर्फ आपके लिए ही बने हैं। मैंने कहा, तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है। मुझे भी बिल्कुल यही चीजें पसंद आ रही हैं जो तुम मेरे लिए ला रही हो। उस लड़की ने सर पर टोपी पहनी हुई थी और मुझे उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दिया। जब मैं सामान के पैसे देकर वापस निकलने लगी तो उस लड़की ने मेरे नाम से मुझे पुकारा और कहा, सपना, अपना कार्ड तो वापस ले लो। मैं चौंक गई और फौरन से पलट कर देखा तो वो टोपी वाली लड़की खड़ी थी। मैंने उसके हाथ से कार्ड पकड़ा और उसका शुक्रिया अदा किया। फिर उस लड़की ने टोपी उतारी। इतनी देर में मैं पलट गई। फिर मुझे याद आया कि ये चेहरा कहीं देखा हुआ लगता है। मैंने दोबारा पलट कर देखा तो वो लड़की सोनम ही थी जो मेकअप खरीदने में मेरी मदद कर रही थी। मैं भागकर उसके गले लग गई और रोने लगी। सोनम मुझे मिली और बहुत खुश हुई। हम दोनों एक दूसरे को मिलकर हंसते जा रहे थे कि हमारी खुशी की वजह से आंखें नम हो गईं। सोनम ने मुझे कार्ड पकड़ाया। मैंने कार्ड अपने पर्स में रखा और उसने मुझे कहा, चलो आओ, हम दोनों कहीं बैठकर बातें करते हैं और कुछ खाते हैं। हम दोनों एक कैफेटेरिया में बैठ गए और वहां सोनम ने मुझसे पूछा, अब मुझे बताओ सपना, तुम कैसी हो? मैंने कहा, मैं ठीक हूँ। तुम मुझे ये बताओ कि तुम कैसी हो और तुम कहाँ गायब हो गई थी और इस मॉल में तुम क्या कर रही हो? तुम यहाँ कैसे आई? सोनम ने कहा, यही सवाल तो मैं भी तुमसे करना चाहती हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और कैसे आई हो? मैंने कहा कि मेरी शादी हो चुकी है और रौनक मेरे पति हैं और बैंक में सरकारी नौकरी करते हैं। उनका ट्रांसफर यहाँ मुंबई में हो गया और मैं उनके साथ यहाँ मुंबई आ गई और कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जब मैंने तुम्हें याद ना किया हो। मैं सोनम के साथ रौनक की तारीफें करने लगी। सोनम ने कहा, सपना बस करो,
रौनक का पीछा छोड़ दो और कुछ मेरे बारे में भी पूछ लो। मैंने कहा, हाँ, तुम मुझे बताओ कि तुम कैसी हो और यहाँ कैसे आई? क्या तुम्हारी शादी भी मुंबई में हुई है? सोनम ने कहा, हाँ, जब मेरी शादी हुई तो मैं अपने पति के साथ यहाँ मुंबई आ गई। अभी हम दोनों की शादी को चंद महीने ही गुजरे थे कि मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया और वो मर गए और मैं अकेली रह गई। इसीलिए अब अपना पेट पालने के लिए मुझे यहाँ नौकरी करनी पड़ रही है। मैं खामोश हो गई और सोनम की जिंदगी के बारे में अफसोस करने लगी। सोनम ने कहा, अफसोस की कोई बात नहीं, जो मेरी किस्मत में लिखा था वही हुआ है। मैंने कहा, सोनम, तुम्हें याद है कि हम किस तरह का पति चाहा करते थे? सोनम ने कहा, हाँ हाँ, बिल्कुल, मुझे याद है। मैंने कहा, रौनक बिल्कुल वैसे पति हैं जैसे हम अपने पास्ट में फ्यूचर का सोचा करते थे। सोनम ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो, भगवान तुम दोनों को खुश रखे। मैंने कहा, मैं यहीं पास में रहती हूँ, इसीलिए तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। सोनम ने कहा, मैं भी इसी मॉल के करीब ही रहती हूँ, पहले तुम मेरे घर आओ। मैंने कहा, मैं तो आ ही जाऊंगी, तुम्हारी नौकरी की बात है, इसलिए पहले तुम मेरे घर चलो, बल्कि अभी छुट्टी ले लो और मेरे साथ चलो। सोनम ने कहा, अच्छा, मैं बात करके देखती हूँ। सोनम अपनी दुकान में गई और रिसेप्शन पर लड़की से बात करने लगी। थोड़ी देर अंदर खड़ी खड़ी लड़की से बात करने के बाद सोनम आई और कहा कि मुझे छुट्टी मिल गई है, रुको, मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। सोनम अपना बैग लेने के लिए दुकान के अंदर चली गई और मैं बेसब्री से उसका इंतजार करने लगी। वो आई और हम दोनों मेरे घर गए। सोनम ने मेरा घर देखा तो उसे मेरा घर बहुत पसंद आया। मैंने उसे खाने का कहा तो सोनम ने कहा, पहले रौनक आ जाए, फिर हम खा लेंगे। हम दोनों रौनक का इंतजार करने लगी। आखिर मैंने रौनक को कॉल कर दी और मैंने उनसे कहा कि आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। रौनक हैरान होकर कहने लगे, क्या खरीद लिया है? मैंने कहा, ये मैं आपको अभी नहीं बता सकती, आप घर आकर खुद देख लीजिएगा। रौनक ने कहा, अच्छा, मैं ऑफिस से निकल रहा हूँ। वो थोड़ी देर में घर आ गए। मैंने रौनक की आंखों पर हाथ रखा और कहा, आप बताइए कि मेरे पास आपके लिए कौन सा तोहफा है? रौनक ने कहा कि मैं कैसे जान सकता हूँ? मैंने कहा, सोचिए, मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा कौन जरूरी है और किन चीजों के बारे में मैं सबसे ज्यादा सोचती रहती हूँ? रौनक ने कहा, एक तुम्हारे माँ बाप और एक तुम्हारी सहेली चुड़ैल सोनम है, जिसके बारे में तुम मुझसे ज्यादा सोचती हो। मैंने आंखों से हाथ हटाया तो सोनम रौनक के सामने खड़ी थी। रौनक ने कहा, ये कौन है? मैंने कहा, यही तो सोनम है, मेरी दोस्त। रौनक सोनम से मिले। सोनम से कहने लगे, आपकी सहेली मुझसे ज्यादा आपके बारे में हर वक्त सोचती है और आप ही को याद करती रहती है। मैंने कहा, आप दोनों बात करें, मैं खाना लगाती हूँ। सोनम और रौनक बातें करने लगे और कुछ ही पल में ये दोनों भी दोस्त बन गए। मैंने सोनम से कहा, रौनक को मिल चुकी हो, अब बताओ, जिस तरह का हम सोचते थे रौनक बिल्कुल वैसे हैं? सोनम ने कहा, हाँ, बिल्कुल, तुम ठीक कह रही हो, रौनक सच में बहुत अच्छे हैं और बिल्कुल वैसे ही हैं जिस तरह हम दोनों अपना आइडियल सोचा करते थे। सोनम ने कहा, रात बहुत हो गई है, अब मुझे घर जाना चाहिए। मैंने कहा, घर जाने की क्या जरूरत है, तुम यहीं रुक जाओ। सोनम ने कहा, नहीं, मुझे सुबह काम पर भी जाना है, इसीलिए मुझे जाना पड़ेगा और तुम दोनों आराम करो। मैंने कहा, अच्छा सोनम, अब तुम जाओ, लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम मेरे पास भी रहोगी। उसने कहा, अच्छा ठीक है, मैं जरूर तुम्हारे पास भी आकर रहूंगी। तुम नहीं जानती, आज जैसे तुम मुझे मिली हो तो मुझे लग रहा है कि मैं दोबारा जिंदा हो गई हूँ, वरना पति के मरने की वजह से मैं खुद को लाश जैसा महसूस करती थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने कहा, तुम कभी भी खुद को अकेला नहीं समझना, मैं और रौनक हम दोनों तुम्हारे पास हैं। रौनक ने कहा, सोनम, इस वक्त तुम अकेली कैसे घर जाओगी? चलो, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। सोनम ने कहा, ठीक है। रौनक ने मुझसे कहा, चलो सपना, आओ हम दोनों इसे छोड़ आते हैं और इकट्ठे वापस आ जाएंगे, इसी बहाने इसका घर भी देख लेंगे। मैं और रौनक गाड़ी में बैठे और हम दोनों सोनम को उसके घर की तरफ ले गए। 15-20 मिनट की दूरी के बाद सोनम ने गाड़ी एक गली में मोड़ने के लिए कहा और कुछ फासले पर जाकर गाड़ी को रुकवाया और बाहर निकल आई और हम दोनों से कहा, यही मेरा घर है, आओ अंदर आ जाओ।
मैं और रौनक गाड़ी से उतरे। हमने घर की हालत देखी तो ये बहुत ही पुराना सा घर था और क्वार्टर लग रहा था। सोनम ने हम दोनों को अंदर बुलाया। हम दोनों अंदर गए तो देखा कि बहुत ही छोटा सा 2 कमरे का क्वार्टर था। उस घर को मरम्मत की जरूरत थी। मैं सोनम के घर को देखकर रोने लगी और उसको गले लगा लिया। सोनम ने मुझे कहा, सपना तुम रो क्यों रही हो? मैंने कहा, ये तुम किस जगह रहती हो? तुमने तो कभी भी इस तरह का घर नहीं सोचा था। सोनम ने कहा, हाँ बिल्कुल, लेकिन अब इंसान अपनी किस्मत से नहीं लड़ सकता, सिर्फ कोशिश कर सकता है। मेरे पति रेलवे में नौकरी करते थे और ये क्वार्टर मुझे रेलवे की तरफ से ही मिला है। इसीलिए मैं यहाँ रहती हूँ और अपना खर्च चलाने के लिए नौकरी करती हूँ। रौनक हम दोनों को छोड़कर बाहर गाड़ी में चले गए और मुझे कहा, जल्दी से आ जाओ, मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैंने सोनम से कहा, तुम वापस मायके चली जाती। बताओ, तुम मुझे वापस क्यों नहीं गई? सोनम ने मुझे कहा, तुम जानती हो मैं वापस नहीं जा सकती। मम्मी पापा के देहांत के बाद भाभियां मुझे क्यों बर्दाश्त करेंगी? उनके पास रहकर बेइज्जत होने से बेहतर है कि मैं इज्जत से यहीं अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार लूं। इसीलिए मैं बिल्कुल अकेली तन्हा इस घर में रहती हूँ। सुबह काम पर चली जाती हूँ और रात को थकी हारी आकर सो जाती हूँ। मैंने सोनम से कहा, हमारे घर में 3 कमरे हैं, इसलिए तुम हमेशा के लिए हमारे साथ रह लेना। सोनम ने कहा, ये सब इतना आसान नहीं होता जिस तरह तुम समझ रही हो। इतनी देर में रौनक ने गाड़ी का हॉर्न बजाना शुरू किया और मैं सोनम को बाय कहकर रौनक के पास गाड़ी में आ गई और हम दोनों घर चले गए। पूरे रास्ते मैं रौनक के साथ खामोश रही, कोई बात नहीं की। आखिर रौनक ने मुझसे पूछ ही लिया कि जब से तुम अपनी सहेली से मिली हो, बहुत खामोश हो गई हो, क्या हुआ है? मैंने कहा, कुछ नहीं हुआ। हम सोने के लिए चले गए। थोड़ी देर बाद रौनक ने कहा, सपना मुझे सच बताओ, क्या हुआ है और तुम इतनी दुखी क्यों हो? पहले तो तुम उसके घर आने पर बहुत चहचहा रही थी और फिर जब से उसके घर से आई हो, तुम बहुत खामोश हो गई हो। यहाँ तक कि पूरे रास्ते भी तुमने मुझसे कोई बात नहीं की। मैंने कहा, मैं क्या बात करती? मैं सोनम की हालत देखकर बहुत परेशान हूँ कि वो किस हाल में रह रही है। उसने कभी भी अपने लिए ऐसा नहीं सोचा था और ना ही वो ये सब कुछ डिजर्व करती है। मुझे उसकी हालत देखकर बहुत अफसोस हो रहा है। जिस हाल में वो रह रही है, वो इस हाल में रहने की आदी नहीं है, फिर भी न जाने क्यों वो इस हाल में है। रौनक ने कहा, परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम उससे पूछ लेना, तुम्हें वो जरूर बता देगी। मैंने कहा, आप सही कह रहे हैं, मैं कल जरूर उससे बात करूंगी। रौनक ने कहा, अगर तुम उसके लिए इतनी ही दुखी हो रही हो तो तुम उसे अपने घर क्यों नहीं ले आती? मैंने कहा कि मैंने उससे कहा था, लेकिन उसने मुझे कहा कि ये सब कुछ इतना आसान नहीं है, मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहती। रौनक खामोश हो गए और फिर हम लोग सो गए। सुबह हुई, रौनक ऑफिस चले गए। उनके जाने के बाद मैं सारा दिन सोनम के बारे में सोचती रही और सोचा कि क्यों ना उसे दुकान पर जाकर मिलूं, जिस जगह वो नौकरी करती है। लेकिन फिर ख्याल आया कि इस तरह दुकान पर बार बार जाना ठीक नहीं है। कहीं दुकान वाले उसे निकाल ही ना दें और उसकी नौकरी मेरी वजह से खतरे में ना पड़ जाए। आज मैं सोनम से मिलने नहीं गई। मुझे रौनक की कॉल आई और उन्होंने कहा, क्या बात है, आज तुमने मुझे सारा दिन कोई भी कॉल नहीं की, तुम्हारी तबीयत ठीक है? मैंने कहा, नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं। रौनक ने कहा, तुम्हारी तबीयत को क्या हुआ? मैंने कहा, मैं खुद नहीं जानती, न जाने क्यों मेरा बिस्तर से उठने का दिल ही नहीं कर रहा। रौनक ने कहा, तुमने सोनम से बात की थी या उसे घर बुला लेती? मैंने कहा, नहीं, बस वैसे ही आज दिल नहीं किया। रौनक ने कहा, ठीक है, मैं बस घर के लिए निकल रहा हूँ। 1 घंटे के बाद मेरे घर की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला तो देखा रौनक दरवाजे में खड़े थे और सोनम भी उनके साथ थी। मैं उन दोनों को देखकर बहुत खुश हुई और सोनम को गले से लगा लिया। मैंने रौनक से कहा, आपको सोनम कहाँ मिली? रौनक ने कहा कि मुझे ये कहीं नहीं मिली, बल्कि मैं खुद इसे इसके घर से जाकर लाया हूँ। मैंने कहा, ये तो आपने बहुत अच्छा किया, मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी। रौनक ने कहा, तुम सोनम के लिए कमरा खोल दो, अब ये हमारे साथ इसी घर में रहेगी। मैं खुश हो गई और रौनक के गले लग गई। सोनम मुझे और रौनक को देखने लगी।
मैंने कहा, मैं तुम दोनों के लिए खाना लाती हूँ। सोनम ने कहा, अब अगर मैं इस घर का हिस्सा बन गई हूँ तो तुम आराम करो, क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैं खाना ले आती हूँ। मैं रौनक के पास बैठी रही और बातें करने लगी, और सोनम खाना गर्म करके ले आई और हम तीनों ने खाना खाया। फिर हम दोनों अपने कमरे में चले गए और सोनम अपने कमरे में चली गई। रौनक ने मुझे कहा, तुम्हारी सहेली बहुत अच्छी है। कहीं तुम्हें बुरा तो नहीं लगा कि मैं तुमसे पूछे बगैर उसे घर में ले आया हूँ? मैंने कहा, नहीं रौनक, आप क्या बात कर रहे हैं? मैं आपके इस फैसले पर बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं भी उसकी वजह से बहुत परेशान थी। रौनक ने कहा, वैसे तुम्हारी सहेली बहुत चंचल और मजाकिया है। मैंने कहा, बिल्कुल, यही वजह है कि हर किसी को ये अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। हम तीनों एक साथ रहने लगे। एक शाम हम खाने की मेज पर बैठे खाना खा रहे थे कि रौनक ने मुझे कहा, सपना, मुझे लगता है कि तुम्हारी सहेली मुझे पसंद करने लगी है। सोनम ने कहा, ये तुम क्या बात कर रहे हो? मैं भला तुम्हें क्यों पसंद करूंगी? तुम सपना के हो और हमेशा सपना के ही रहोगे। मैंने कहा, सोनम बिल्कुल ठीक कह रही है। वो भला क्यों मेरा घर खराब करेगी? रौनक ने कहा, इतना यकीन है तुम्हें इस पर? मैंने कहा, हाँ, बिल्कुल, मुझे इस पर खुद से भी ज्यादा यकीन है। रौनक मुस्कुराने लग गए और घर से बाहर चले गए। मैंने पीछे से आवाज दी और कहा, आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? रौनक ने कहा, मेरा एक दोस्त मेरा इंतजार कर रहा है और मुझे उससे मिलने के लिए जाना है। मैंने कहा, ठीक है, आप जाएं। सोनम ने बर्तन समेटे और किचन में रखे। उसके बाद मैं और सोनम बातें करने लगे। तभी सोनम को एक कॉल आई। उसने कॉल सुनी और कहा कि बस, मैं अभी निकल रही हूँ। कॉल बंद करने के बाद मैंने सोनम से कहा कि तुम कहाँ जा रही हो? उसने कहा कि रेलवे क्वार्टर से मुझे कॉल आई है और उन्होंने मुझे कहा है कि जल्दी से हेड ऑफिस आकर मिलो। मैंने कहा, इतनी रात को उन्हें क्या काम होगा? सोनम ने कहा, ये तो जाकर ही पता चलेगा। हो सकता है कि जो केस मैंने अपने पति की पेंशन लेने के लिए किया था, उसी के बारे में बात करनी होगी। मैंने कहा, ठीक है, जल्दी आ जाना सोनम। सोनम चली गई। अब मैं घर में फिर से अकेली हो गई। थोड़ी देर बाद रौनक को मैंने कॉल की, आप कहाँ पर हैं? आई नहीं, मुझे घर में डर लग रहा है। रौनक ने कहा, बस घर के लिए निकल रहा हूँ। तुम्हारे पास सोनम है, फिर भी तुम डर रही हो? मैंने कहा, वो किसी काम से बाहर गई है और अभी तक वो आई नहीं है और ना ही आप आए हैं। आप ऐसा करें कि सोनम को क्वार्टर से कॉल आई थी और वो उधर ही गई है, इसलिए आप उसे भी साथ लेकर आइएगा। रौनक ने कहा, अच्छा, मैं देखता हूँ, और कॉल बंद कर दी। आधे घंटे बाद वो दोनों घर आ गए। घर आने के बाद मैंने उन दोनों को पानी पूछा। रौनक सीधा अपने कमरे में चले गए। मैं और सोनम टीवी लॉन्च में बैठ गए। मैंने उससे पूछा, बताओ, क्या हुआ? क्या मसला था? तुम इतनी परेशान क्यों हो? सोनम ने कहा, मुझे वो लोग कह रहे थे कि अगर आपने क्वार्टर में नहीं रहना है तो आप क्वार्टर को खाली कर दें। बस इसी वजह से परेशान हूँ। मैंने कहा, तो तुम वो जगह खाली कर दो। सोनम ने कहा, फिर मैं कहाँ रहूंगी? मैंने कहा, तुम हमेशा मेरे पास रहना। सोनम ने कहा, नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे पास नहीं रह सकती। मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए यहाँ रहने आ गई हूँ। अब मुझे काफी वक्त गुजर गया है और अब मुझे घर जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं वो घर भी खाली कर दूं और तुम्हारे साथ भी ना रह सकूं, तो मैं तो सड़क पर आ जाऊंगी। मैंने सोनम से कहा कि मैं वादा करती हूँ, तुम्हें कभी भी अपने घर से जाने के लिए नहीं कहूंगी, इसलिए अब तुम वो घर खाली कर दो। सोनम ने कहा, मुझे पता है कि तुम कभी नहीं कहोगी, लेकिन मुझे खुद को शर्म आती है कि मैं किस तरह तुम दोनों मियाँ बीवी के साथ इस घर में रहती हूँ, इसीलिए अब मुझे घर जाने दो और तुम दोनों खुश रहो। मैंने कहा, मेरी खुशी ही तुमसे है। सोनम खामोश हो गई। रौनक कमरे से बाहर आए तो सोनम घबराकर उठी और अपने कमरे में जाने लगी। मैंने आवाज लगाई, रुको, क्या हुआ? तुम इस तरह क्यों जा रही हो? सोनम ने कहा, बस, मुझे नींद आ रही है। अब मैं और देर यहाँ नहीं बैठ सकती। तुम दोनों बातें करो। मैंने महसूस किया कि सोनम रौनक से नजर चुरा रही थी। रौनक मेरे पास आकर बैठ गए। मैंने कहा, नहीं मालूम सोनम को क्या हुआ है। रौनक ने कहा, तुम्हारी सहेली ठीक नहीं है, इसीलिए अगर वो जाना चाहती है तो तुम उसे जाने दो। मैंने कहा, मैं कैसे यकीन करूं कि वो ठीक नहीं है?
रौनक ने कहा कि मैंने महसूस किया है कि वो मुझ पर डोरे डालती है और मुझे फंसाने की कोशिश करती है। मैंने कहा, रौनक, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ये ऐसी लड़की नहीं है जिस तरह आप सोच रहे हैं। रौनक ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, तुम मुझे बताओ, तुम्हें मुझ पर यकीन है? मैंने कहा, बिल्कुल, मुझे आप पर पूरा यकीन है। और कैसे नहीं होगा, आप मेरे पति हैं। रौनक ने कहा, बस इसी बात पर कायम रहना और हमेशा मेरा साथ देना। मैंने कहा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। रौनक ने कहा, चलो आओ, बाहर आइसक्रीम खाने के लिए जाते हैं। मैंने कहा, ठीक है, आप चलें, मैं सोनम को बुला लाती हूँ। रौनक कहने लगे, सोनम को नहीं, बस तुम और मैं, हम दोनों जाएंगे। मैं रौनक के साथ गाड़ी में आकर बैठ गई और मैं रौनक से कहने लगी कि सोनम मुझे बिल्कुल ठीक कहती थी कि मैं तुम दोनों मियाँ बीवी के बीच में नहीं आना चाहती। और देख लीजिए, आज हम दोनों सहेलियों के बीच में आप आ गए हैं। हम दोनों ने आइसक्रीम खाई और घर वापस आ गए। घर वापस आने के बाद मेरी तबीयत खराब होने लगी और मुझे उल्टियां आने लगी। मैंने रौनक से कहा कि मेरी तबीयत खराब है, इसलिए आप सोनम को मेरे पास ले आएं। रौनक सोनम के कमरे में गए और उसे मेरे पास बुला लाए। मैंने कहा कि सोनम, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सोनम घबरा गई और कहा, चलो आओ, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊं। मैंने कहा, नहीं, कुछ देर आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। शायद मैंने आज ज्यादा खाना खा लिया है। तुम ऐसा करो कि रौनक के कल के लिए कपड़े इस्त्री कर दो और किचन में बर्तन भी देख लेना। अगर रखे होंगे तो धो देना। मुझे बहुत तेज नींद आ रही है और मैं सोना चाहती हूँ। सोनम ने कहा, ठीक है मेरी जान, तुम आराम करो, मैं काम खत्म करके सोने के लिए चली जाऊंगी। मैं सो गई। जब आंख खुली तो रौनक और सोनम दोनों मेरे सर पर खड़े थे और मुझे नाश्ते के लिए उठा रहे थे। मैं बाहर आई तो देखा कि सोनम ने नाश्ता तैयार किया हुआ था और रौनक भी नाश्ता कर रहे थे। रौनक मुझे मिलकर ऑफिस चले गए और थोड़ी देर बाद सोनम ने काम खत्म किया और अपनी दुकान पर चली गई। दोपहर में मैंने रौनक को कॉल की कि मुझे अस्पताल ले जाएं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। रौनक ने कहा कि तुम सोनम को बुला लो। मैंने कहा, ठीक है। जब मैंने सोनम को कॉल की तो उसने कहा कि तुम रौनक के साथ चली जाओ, आज मैं लेट घर आऊंगी। मैंने सोचा ये दोनों तो बिजी हैं, मेरे लिए इनके पास वक्त ही नहीं है, मैं खुद ही चली जाती हूँ। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला और अस्पताल चली गई। अस्पताल जाने के बाद डॉक्टर ने मेरे टेस्ट किए और मुझे एक ड्रिप लगाई। मैंने कुछ बेहतर महसूस किया और मैं घर आई। घर की चाबी मेरे पास मौजूद थी। मैंने उस चाबी से दरवाजा खोला। घर आई तो देखा कि सोनम मेरे पति के बिल्कुल करीब खड़ी थी। मुझे देखकर उसका रंग उड़ गया और वो बुरी तरह घबरा गई। रौनक ने घबराकर कहा, ये थी इसके बिजी होने की वजह, बड़ा साइड लेती थी। अब अपनी आंखों से देख लो अपनी दोस्त की हरकत। उन्हें देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मेरी तबीयत और खराब होने लगी। मैंने गुस्से में आकर सोनम का हाथ पकड़ा और उसे धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। जैसे ही मैंने उसे बाहर निकाला तो उसके पर्स से एक पर्ची जमीन पर गिर गई और वो रोते हुए मेरे घर से चली गई। मैंने वो पर्ची उठाई, उसे खोलकर पढ़ा तो उसे पढ़ते ही मेरी जान निकल गई, क्योंकि उस पर्ची में साफ लिखा था कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। मैं तुम्हारी दोस्त के ही हाथों तुम्हें बेइज्जत करवा दूंगा। इसलिए अब जो मैं कहूंगा तुम्हें वो करना पड़ेगा। उस पर्ची पर लिखी हुई हैंड राइटिंग रौनक की थी। मैं सोनम के पीछे भागी। वो रोती हुई जा रही थी। मैंने उसे रोकना चाहा, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। मैंने कहा कि मैं सब जान चुकी हूँ कि इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं, ये सब कुछ रौनक का ही किया हुआ है। सोनम ने कहा, सपना, तुम मुझे रोकने की कोशिश नहीं करो। जो कुछ हो गया है यही काफी है। इसीलिए मैं तुम्हारे घर नहीं आना चाहती थी। मैंने तुम्हें कई बार मना किया कि मुझे यहीं रहने दो। मैं तुम दोनों के बीच नहीं आना चाहती, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। मैं रौनक की असलियत उसी दिन समझ गई थी जिस दिन वो मुझे खुद अपने साथ लेकर तुम्हारे पास आया था, और तभी उन्होंने ये सब मुझे कहा था। लेकिन मैंने फिर भी रौनक की बात नहीं मानी, क्योंकि मैं तुम्हारी बहन बनकर रहना चाहती थी। लेकिन रौनक ने मुझे तुम्हारी सौतन बनाने में कोई कमी नहीं की। मैंने कहा, सोनम, तुम मुझे माफ कर दो,
मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अब तुम कहाँ जाओगी? सोनम ने कहा, ये मैं भी नहीं जानती कि मैं कहाँ जाऊंगी। तुम्हारी वजह से ही मैंने अपने पति का क्वार्टर भी छोड़ दिया। अब तुम मुझे नहीं रोको। हम दोनों सड़क के किनारे फंस रही थी। मैंने सोनम का हाथ पकड़ा, लेकिन उसने मेरा हाथ छुड़ाया और भागने लगी। भागते भागते वो एक गाड़ी से टकरा गई। मैं उसे देखकर चीखने लगी। जब मैं उसके पास पहुंची तो उसने मुझसे एक बार फिर माफी मांगी और कहा कि मुझे माफ कर दो। मैं ये सब कुछ नहीं चाहती थी। बस रौनक ने जबरदस्ती की है और सोनम की मेरे हाथों में ही जान निकल गई। मैं रोने लगी। इतनी देर में रौनक मुझे तलाश करते हुए वहां आ गए और उन्होंने सोनम को मेरी गोद में मरा हुआ देखा तो फौरन से अस्पताल ले गए। वहां जाकर उन्होंने सोनम को अस्पताल वालों के हवाले कर दिया और उन्होंने ही सोनम का अंतिम संस्कार किया। आज इस बात को 6 साल गुजर चुके हैं। आज ही का वो दिन था जब मेरी बहन जैसी सहेली सोनम मुझसे रौनक की वजह से दूर हुई थी और आज मेरे 2 जुड़वा बेटे हैं जो कि 5 साल के हैं। उस दिन के बाद से अब तक मैंने अभी तक रौनक को माफ नहीं किया और उन्हीं को सोनम की मौत का जिम्मेदार समझती हूँ। जबकि रौनक ने कई बार मुझसे माफी मांगी है, लेकिन मेरे दिल से रौनक के लिए माफी नहीं निकलती। बल्कि जब मैं रौनक को देखती हूँ तो मुझे उस बेचारी सोनम का चेहरा याद आता है जिसने माफी मांगते हुए मेरी गोद में दम तोड़ दिया था। आज भी रौनक मुझसे अपनी उस गलती की माफी मांगते हैं और कहते हैं कि वो मुझसे अनजाने में गुनाह हो गया था। लेकिन मैं आज तक रौनक को माफ नहीं कर सकी और अब भी ना चाहते हुए रौनक के साथ ही रहती हूँ। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।